श्वेत थी कभी आंखें लाल हुई, विषाक्त रसायन की जलन उनमें समाई हुई। रफ्तार जिंदगी की पड़ गई मंद जैसे, दिल्ली की श्वास नलिका में रुकावट आई। निरोगी थी कभी वो रोगों से घिरी हुई, परेशान है आम जनता डरी हुई। प्रदूषित भोर यहां संध्या है जहरीली जैसे, मास्क लोगों के मुंह पर लेकिन सरकार की जिह्वा कटी हुई। कारखानों का काला धुआं मंत्रियों के वायदों पर जैसे पुत गया, कुशल इनकी हर व्यवस्था का कच्चा चिट्ठा खुल गया। बाहर कदम रखना भी हर शख्स का हो गया दूभर जैसे, याद रही कुर्सी की गद्दी लेकिन उसके पैरों को भूल गया। बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी को विपदाओं ने घेरा है। तोड़ो लेकिन चिर निद्रा अभय भले, विषैले मेघों का बाहर पहरा है। कोसना बंद करो स्वयं, इस संकट से उभरो जैसे, जिम्मेदारियों को समझो अपनी, जागो तभी सवेरा है। राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता का स्तर गंभीर खतरनाक श्रेणी की ओर बढ़ चुका है, गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है। दिल्ली में जिस तरह की हवा बह रही है, कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले कई दिन दिल्ली के लोगों की सांसों पर भारी पड़ने वाले हैं। सुबह के समय दिखने वाली स्मॉग की मोटी चादर से विजिबिलिटी कम तो हो रही है। सुबह सुबह टहलने वाले बुजुर्ग, युवाओं और स्कूल जा रहे बच्चों पर भी वायु प्रदूषण का खतरा मंडरा रहा है। आसान शब्दों में कहें तो दिल्ली एक बार फिर से गैस चैम्बर बन चुकी है और इस पर सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप ही चल रहे हैं। नमस्कार, जासिंदी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीत उदय सैनी और वक्त तो चला है प्रोग्राम स्ट्रीट टॉक का। बताना जरूरी है कि इस साल पंजाब में सबसे ज्यादा पराली जलाने के मामले सामने आए, जो बीते साल की तुलना में कहीं ज्यादा हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के गृह निगर जिले संगरूर में पराली जलाने के मामलों में एक बड़ा उछाल आया है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के गृह जिले संगरूर में ही प्रदेश के 19% पराली जलाने के मामले सामने आए। अगर राजधानी दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील होती जा रही है तो इसका बड़ा कारण पंजाब में जलाई जा रही पराली है, लेकिन दिल्ली को गैस चैम्बर बनाने का दोष अब पंजाब पर नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि वहां अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सत्ता में है और अब इसके लिए केंद्र सरकार ही दोषी हो जाती है। आम आदमी पार्टी कहती है कि केंद्र की भाजपा सरकार पंजाब को पराली से होने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए पैसे ही नहीं देती। ध्यान रखना जरूरी है कि ये वही अरविंद केजरीवाल है जो पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले पराली जलाने से निपटने के लिए तमाम तरह के उपायों को गिनाते थे। कभी पराली से कोयला, कभी खाद, कभी सीएनजी, कभी गत्ता बनाने की बात करने वाले आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल का दावा था कि ये सभी चीजें हाथों हाथ बिकने के लिए तैयार है, लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाने के बावजूद ना ऐसी कोई इंडस्ट्री दिखी और ना ही समस्या का हल अभी तक निकला। तो अब केजरीवाल प्रदूषण पर राजनीति ना करने की बात कर रहे हैं। वैसे केजरीवाल दिल्ली के सीएम के तौर पर वायु प्रदूषण को कम करने के लिए खूब मेहनत तो कर रहे हैं। बीते सप्ताह 150 मोबाइल एंटी स्मॉगन गन वाली गाड़ियां चलाने के साथ दिल्ली सरकार ने ग्रीन वॉर रूम, ग्रीन दिल्ली ऐप, एंटी डस्ट कैंपेन, वाटर स्प्रिंकलर समेत कई कैंपेन शुरू किए और इसे लेकर खूब विज्ञापन किए गए हैं। पंजाब में आपकी सरकार पराली जलाने से रोकने के लिए खूब विज्ञापन दे रही है। विज्ञापन से इतर एक बात तय मानी जा सकती है कि अब कम से कम अगले 5 सालों तक दिल्ली में वायु प्रदूषण का जिम्मेदार पंजाब को नहीं बताया जाएगा, क्योंकि वहां पर भी आपकी सरकार है। दिल्ली में प्रदूषण का दोष अब हरियाणा और केंद्र सरकार पर ही होगा। बहुत जरूरी बात हम ये कहेंगे कि वायु प्रदूषण पर हम पहली बार चर्चा कर नहीं रहे। ऐसा इसीलिए है क्योंकि समस्या लगातार विकराल होती जा रही है। प्रदूषण संबंधी डेटा की कमी की वजह से समाज, सरकार हालातों की गंभीरता को समझ नहीं पा रहे। प्रदूषण के आंकड़े बहुत लिमिटेड मात्रा में हासिल हो रहे हैं, जबकि इसके कारण पड़ रहे विभिन्न प्रभावों के आंकड़े एकत्र करने का कोई प्रभावी तंत्र अभी तक डेवलप ही नहीं हो पाया। हमें प्रदूषण संबंधी डेटा के साथ साथ एक्सपोजर डेटा की जरूरत है, लेकिन उस पर कोई काम नहीं।
समस्या बहुत गंभीर है। और ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं, उसके आसपास के लगते पंजाब हरियाणा पर भी सेम सिचुएशन, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है और वहां पर स्थिति हमेशा ऐसी ही रहती है। समस्या की असल गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सके, आज यही स्थिति पूरे उत्तर भारत में एक समस्या सी बनी हुई है। लेकिन गंभीरता का अंदाजा लग तो पा रहा है, लेकिन एक जो अंदर वाला सिस्टम है उसको गंभीरता से लिया नहीं जा रहा। तो आज दिल्ली पूरे गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है। आज इस विषय पर एक बार फिर से चर्चा करने के लिए हम प्रोग्राम स्ट्रीट टॉक लेकर आए हैं। इस विषय पर बातचीत करने के लिए सवाल भी फटाफट से आपके सामने रखेंगे, ताकि जब हम चर्चा को शुरू करें तो इन बिटवीन हमारे जो व्यूवर्स इस वक्त हमें देख रहे हैं, हमें वॉच कर रहे हैं, इस एपिसोड को देख रहे हैं, वो भी अपने विचार हम तक पहुंचा सके इस फोन के माध्यम से। टेलीविजन स्क्रीन पर दिए गए उस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है और इसी को लेकर यदि कोई बात आप हमारे साथ शेयर करना चाहें तो बेझिझक हमें कॉल कीजिएगा, अपने विचार हमारे साथ साझा कीजिएगा। ये फटाफट से वो सवाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, और उसके बाद हम फटाफट से प्रोग्राम में जो चर्चा है उसको हम शुरू करेंगे अपने बहुत खास मेहमान के साथ। सवाल कौन से हैं? सवाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त, किसने की दिल्ली की हवा खराब? बढ़ते पोल्यूशन के लिए आखिर कौन है जिम्मेदार? सवाल ये भी है कि क्यों हर बार दिल्ली में प्रदूषण पर सिर्फ राजनीति होती है, समाधान नहीं होता? सवाल ये भी है कि क्यों प्रदूषण की समस्या पर मौजूदा हालात दरअसल एक सामूहिक नाकामी बन चुकी है और ये हर साल की बात बन चुकी है। क्या देश में दिल्ली ही इतनी खराब स्थिति में है या फिर दूसरे शहर भी हैं? और वाकई अगर ऐसा है तो फिर उनकी चर्चाएं क्यों नहीं? आखिर दूसरे शहरों को लेकर वैसा हंगामा क्यों नहीं होता जैसा कि दिल्ली को लेकर होता है? क्योंकि हरियाणा में भी कुछ वैसी ही स्थिति है। दिल्ली को गैस चैम्बर बनाने का दोष अब पंजाब पर तो लगने से रहा। राजनीति के परिप्रेक्ष्य में है ये सवाल। ऐसे में केंद्र सरकार ही क्या अब दोषी सही? हम एक सामूहिक नाकामी की बात कर रहे हैं और सामूहिक नाकामी की ही बात होनी चाहिए, क्योंकि सिस्टम अंदर से खोखला है। जिस बात की गंभीरता का अंदाजा तो लगाया जाता है लेकिन काम नहीं किया जाता, तो एक सामूहिक नाकामी ही हो सकती है। और ऐसा हम नहीं कहते, ऐसा डेटा कहते हैं, ऐसा सर्विस कहते हैं। पॉल्यूशन स्टैंडिंग कमेटी जो है उनका यही मानना है कि सिस्टम के अंदर इतनी सारी कमियां हैं कि सब कुछ जानते हुए भी कोई कुछ कर नहीं पाता है। ऐसे में ये तमाम सवाल जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर रखे, यदि इन सवालों पर अपनी कोई राय आप हमारे साथ साझा करना चाहें तो हमें कॉल कर अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। फटाफट से दिल्ली के जो रहवासी हैं, जो लोकल्स हैं वहां के, वो भी इस समस्या से आज जब दो चार हो रहे हैं तो उनके भी कुछ रिएक्शंस हमने कैप्चर किए थे। वो रिएक्शंस हम आपके सामने रखना चाहेंगे और उसके बाद फटाफट से ब्रेक लेके चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। प्रॉब्लम्स तो बहुत होती हैं, बच्चों को बीमारियां बनी ही रहती हैं, खांसी जुकाम है, अदर और भी बीमारियां हैं जो कि बच्चों को होती ही रहती है। कभी बच्चे सही नहीं रहते इसकी वजह से। डेली रूटीन में कैसे कोई इफेक्ट कर रहा है कि बच्चे पहले ये करते थे, अब पॉल्यूशन की वजह से ये नहीं कर रहे? हाँ, पॉल्यूशन की वजह से एक तो उनको बाहर ज्यादा नहीं खेलने दिया जा सकता, जिसकी वजह से उनमें बहुत प्रॉब्लम आती है। कभी उनको छींक बहुत ज्यादा आती है, हाँ, उनको खांसी बहुत रहती है, उनको अदर और बहुत प्रॉब्लम्स रहती है, जिसकी वजह से उनको हम बाहर भी नहीं भेज सकते ज्यादा। मेरी बच्ची को तो बहुत ही बुरी खांसी है और बहुत ही मुश्किल से हम पता नहीं ये कफ सिरप, ये आयुर्वेदिक सिरप, ये सब कर करके अभी इनफैक्ट वो इतना खांसती है कि थोड़ा सा उल्टी कर देती है। तो पहले एक दो दिन तो मैंने स्कूल नहीं भेजा ऐसी मारी, बिकॉज आई वाज स्कैर्ड। पर फिर कब तक तुम घर बिठा के रखोगे बच्चे को? बहुत ही मुश्किल काम है। बच्चों को तो खास कर, बड़ों के लिए तो है ही, बच्चों के लिए तो सबसे ज्यादा है। बच्चों को तो अभी भी कोरोना था तब मास्क था, लेकिन अभी पॉल्यूशन इतना है कि उसकी वजह से भी मास्क लगाना बहुत जरूरी हो गया। बिना मास्क के तो मुश्किल है बच्चों को बाहर निकालना। आजकल इतना तबीयत खराब हो रहा है ना बच्चों का, कोल्ड, ये सब इसी वजह से हो रहा है। पॉल्यूशन है बाहर ज्यादा। अभी हम देख रहे हैं कि कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा पॉल्यूशन से अंधेरा अंधेरा सा ऐसी धुंध सा रह रहा है। गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए बच्चों के लिए, क्योंकि इतना ज्यादा पॉल्यूशन है। मतलब जैसे अभी जो ये बढ़ रहा है, इसके लिए कुछ करना चाहिए बच्चों के लिए। हाँ, मज़ा तो आ रहा है। अभी सुबह हम लोग जब ऑटो से आ रहे थे तो बिल्कुल भी इंडिया गेट दिख नहीं रहा था इतने स्मॉग की वजह से। अभी तब भी थोड़ा ठीक है, बट पोल्यूशन तो बहुत ज़्यादा ही है। देखिए, मैं तो खुद एक एस्थमेटिक पेशेंट हूँ, तो सांस लेने में तो प्रॉब्लम होती है। मतलब बिल्कुल भी क्लीन एयर नहीं है। बाकी है यही है, आई थिंक मेरे जैसे बहुत सारे लोग भी होंगे तो उनका यही प्रॉब्लम होगा।
समस्या ये है कि जो एस्थमेटिक पेशेंट्स हैं उनको बड़ी दिक्कत है, एंड जो नॉर्मल जो हेल्थ स्टैंडर्ड्स है फॉर अस सिविलियंस वो भी काफ़ी खतरे में है। एक रिपोर्ट के हिसाब से ऐसा आ रहा है कि पर डे एक नॉन स्मोकर के अगर लंग्स हम चेक करें तो डैट इज़ रिगार्डिंग 22 सिगरेट्स जो वो स्मोक करता है। तो ऑड इवन एक बार फिर से शुरू हो सकता है, लेकिन स्कूलों को एक बार फिर से बंद कर दिया गया, खासकर प्राइमरी स्कूलों को बंद कर दिया गया है कुछ समय के लिए आखिरी आदेश तक। तो सवाल लेकिन सबका यही है कि एक व्यापक तंत्र नहीं है, और वो नहीं है जो ये कहता है कि समस्या की असल गंभीरता का अंदाजा तो इसी से लगाया जा सकता है, लेकिन जब तक उसे दुरुस्त नहीं किया जाएगा तब तक समस्या को खत्म किया नहीं जा सकता है। आज यही एक मूल सवाल है हमारे इस प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक का, और इस सवाल को डीकोड भी करेंगे, विश्लेषण इसका करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, तो ऐसे में तमाम सवालों पर हम उनकी राय भी हम उनसे समझना चाहेंगे। दिल्ली की असल स्थिति, उसकी प्रॉब्लम, उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पोल्यूशन ही पोल्यूशन है, सोल्यूशन का पता नहीं। आज दिल्ली प्रदूषण से बीमार है। सभी तरह की विशेषताएं, विशेषज्ञता भी उपलब्ध है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली और उसके आसपास के लगते राज्य प्रदूषण पर नियंत्रण नहीं कर पाते। खासकर दिल्ली, हमें स्मार्ट समाधानों की जरूरत है। प्रौद्योगिकी के जरिए समस्या को समझने की जरूरत है, उसका विश्लेषण करने की जरूरत है, और उसके समाधानों की योजना बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन सरकार, समाज के अंदर इतना विश्वास तो होना चाहिए कि अगर उसे कोई नियम लागू करना है तो वो 100% ऐसा कर सके, मगर ऐसा नहीं है, और यहीं पर शायद एक सबसे बड़ी आज की ये कमी भी है। आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ एक बहुत खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आइए सबसे पहले उनका स्वागत करेंगे। प्रोफेसर विनोद कुमार चौधरी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एनवायरमेंटलिस्ट भी हैं, सोशियोलॉजिस्ट भी हैं, प्रोफेसर सोशियोलॉजी बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि किसानी गतिविधियों से वो अक्सर जुड़े रहते हैं, और इसको लेकर वो ग्राउंड पर हमेशा एक्टिव रहते हैं। और ऐसे में आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए उनसे उपयुक्त और कोई नहीं। सर, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। जी धन्यवाद। प्रदूषण के मौजूदा हालात एक सामूहिक नाकामी है प्रोफेसर विनोद चौधरी जी, हम इसकी बात कर रहे हैं। और अगर देखा जाए तो हम भागीदारी पूर्ण सामूहिक निर्णय प्रणाली बनाते तो हैं, लेकिन शायद समस्या का काफी हद तक इससे समाधान भी हो सकता है। हमें एक कलेक्टिव डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बनाने की भी जरूरत है। लेकिन यहाँ पर जब ये दिल्ली के पोल्यूशन और उसके आसपास के लगते राज्यों की बात आती है तो राजनीति ही सिर्फ होती है, और राजनीति करके तो आप समस्या का हल तो कर नहीं सकते हैं। लेकिन इस वक्त दुर्भाग्य ये है कि दिल्ली में हो यही रहा है। आपसे सबसे पहले रिएक्शन में आपका यही लेना चाहूंगी कि दिल्ली की समस्या है क्या असल में? देखिए, दिल्ली की समस्या और पूरे देश की समस्या है ये। ऐसा नहीं है कि केवल दिल्ली में ही इतना सारा पोल्यूशन है। मैंने अभी मुंबई समेत बहुत सारे सिटीज को विजिट किया कुछ दिनों पहले, वहां पे भी पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। लेकिन दिल्ली क्योंकि देश की कैपिटल है और यहाँ पर बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री जी और बाकी सब लोग भी रह रहे हैं, इसलिए लाइमलाइट में ज्यादा आता है। अगर आप ये अपना डेटा देखेंगे पोल्यूशन का, तो लगभग 20 से 25 शहर ऐसे हैं जो रहने लायक ही नहीं है, सांस लेने के लिए आपकी हवा फिट नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक डेवलपमेंट का मॉडल ले लिया, और उस डेवलपमेंट के मॉडल में हम अपने जीने के बेसिक्स, जो हमारा हवा, पानी और जमीन है, उनमें जहर डालना हमने चालू कर दिया। तो ये सो-कॉल्ड जो डेवलपमेंट का मॉडल है, जो कैपिटलिज्म का भी मॉडल मान लीजिए, इसमें हमने क्या किया कि अपने आप को एक्सप्लॉइट इस कदर करना चालू कर दिया कि प्रॉफिट कुछ एक पॉकेट में जा रहा है, कुछ एक मुट्ठी भर अमीर है जिनको आप उंगलियों पे गिन सकते हैं, उनके पॉकेट में जा रहा है, और सेहत पूरे देश की खराब हो रही है। दिल्ली का बार बार जिक्र इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पे हम बोलते हैं कि सर्दी के मौसम में पराली जलाना एक बड़ा मुद्दा हो जाता है।
लेकिन मैं इससे ज्यादा सहमत नहीं हूँ। इस बार मैंने हरियाणा, पंजाब और बाकी जगह पे बहुत ज्यादा ट्रैवल किया, विजिट किया, खेतों में गया, किसानों जी। से मुलाकात किया। हाँ जी। तो पराली के जलाने के केसेस भी पहले के मुकाबले में बहुत मिनिमम है, जबकि पोल्यूशन का अगर डेटा बिल्कुल देखेंगे तो वो बहुत ज्यादा हाई है। एग्री। तो इसमें दो फैक्टर हैं, एक PM 2.5 है, एक PM 10 है। जो जी। किसान है वो पार्टिकुलेट मैटर 10 प्रोड्यूस करते हैं, हाँ लेकिन PM 2.5 तो हम 24/7 करते ही रहते हैं। जी। और ये इतना ज्यादा है कि हम सांस लेने लायक हवा भी अपने लिए नहीं छोड़ रहे हैं और अपने बच्चों की जिंदगी में सीधा का सीधा जहर भर रहे हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक है। अब आई फील कि किसान जितने परेशान हैं उतनी ही ज़्यादा आम जनता भी परेशान है, लेकिन आखिर इस धुएं का करे तो करे क्या? क्योंकि दिल्ली में देखिए प्रदूषण की समस्या जो है ये पहली बार तो है नहीं, ये हर साल यही दिक्कत रहती है। जैसे हम कह रहे हैं, जैसे आपने भी बताया, और सर्वेज और डेटा सब यही कहते हैं, रिसर्च भी यही कहती है कि 25% पराली से धुआं होता होगा, लेकिन बाकी का जितना भी धुआं है वो सब मानव निर्मित धुआं है। लेकिन फिर भी बात पराली पर आकर टिक जाती है और राजनीति पे इस पर जमकर होती है, और आज यही हो रहा है दिल्ली में भी। जी, इसका एक लंबे टाइम वाला सॉल्यूशन हमें चाहिएगा। हाँ। एक दिन में इसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन हमारे देश में उस तरीके से एग्जिस्ट नहीं करता है जितनी हमारी पॉपुलेशन है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं होने से लोग अपनी गाड़ियां ज्यादा खरीदते हैं, जो गाड़ियों का पॉल्यूशन, बहुत व्हीकलर पॉल्यूशन एक बड़ा कंट्रीब्यूटर है। दूसरा, हमने जो घर बनाने की टेक्निक है वो सारा सीमेंट और कंस्ट्रक्शन का जो सिस्टम है वो ऐसा बना लिया है कि उससे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन पैदा हो रहा है। तीसरा सबसे बड़ा कारण, जो दिल्ली में आग लगी ही रहती है, आप चाहे किसी भी कूड़े के पहाड़ पर चले जाइए, वहां पे लगभग 12 मासी आग लगी रहती है कूड़े में। और वो कूड़ा इतना जहरीला और खतरनाक होता है, जिसमें पॉलीथीन भी है, लेड भी है और बाकी बहुत सारे पोल्यूटेंट्स हैं उसमें। इसके अलावा जो हम एक बहुत बड़ी जनसंख्या को एक जगह पे इकट्ठा कर रहे हैं, बड़ी बड़ी सिटीज में, महानगरों में, क्योंकि हम अपने गांव, देहात और छोटे शहरों को डेवलप नहीं कर रहे हैं। तो जो सेंट्रलाइज मॉडल है हमारा डेवलपमेंट का, ये भी एक फेल मॉडल है। आप बहुत बड़ी पॉपुलेशन को एक जगह पे खड़ा रख के और चाह रहे हैं कि सारी सुविधाएं वहीं पे आप ले आए, तो ये पॉसिबल नहीं है। Okay. अगर आप डिसेंट्रलाइज नहीं करेंगे तो भी काम नहीं चलेगा। तीसरा, हमने पेड़ लगाने बस एक फोटो अपॉर्चुनिटी बनती है। बहुत सारे नेता लोग दिखाते हैं कि हमने पेड़ लगा दिए, जबकि मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ, यहाँ पे देखता हूँ कि जो गवर्नर समेत बड़े बड़े नेता लोग जो हमारे पेड़ लगा के जाते हैं, 2-4 महीने बाद में वहां पे कोई पेड़ नहीं होता है। उसके हमने सैकड़ों वीडियो बनाए, वायरल भी किए, लेकिन होता कुछ नहीं है। तो हमें फॉरेस्ट्री भी बढ़ाना पड़ेगा। फॉरेस्ट्री के लिए किसानों से ज्यादा एप्रोप्रिएट कोई है नहीं, उनको एग्रो फॉरेस्ट्री का मॉडल इंट्रोड्यूस करना होगा और सरकारों को चाहिए कि उनको सब्सिडी दें। जैसे मैं एक मॉडल प्रपोज कर रहा हूँ और बहुत सारे 250 एकड़ से ज्यादा हम ये कर भी चुके हैं कि खेत के चारों तरफ कम से कम बांस के गहरे पौधे लगाए जाएं, जो अपने आप में एक तरीके से ऑक्सीजन सेल है। बांस 130-135% ज्यादा ऑक्सीजन देता है और पोल्यूटेंट्स हवा से खींचता है। अगर आप फ्री में बांस के पौधे किसानों को दे देते हैं, उसके साथ साथ में उनको थोड़ा सब्सिडी देते हैं, और कार्बन क्रेडिट का पॉलिसी प्रधानमंत्री जी ने लागू किया है अभी अगस्त 15 से, तो मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा कार्बन सिंक हम कर सकते हैं। लेकिन फिर मैं दोबारा से ये कहना चाहूंगा कि किसानों को ब्लेम करने से फायदा नहीं होगा। सबसे ज्यादा फायदा है किसानों को पॉलिसी के अंदर लेके आना। सपोज आपको किसानों को चाहिए कि वो ज्यादा पराली या धान उगाए ही ना, तो आप दूसरी फसलों का अच्छा MSP दे दीजिए, और वो सरकारें नहीं दे रही हैं। जैसे अभी सरसों का मामला है, जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों लेके आ रहे हैं और विदेशों से सरसों और ऑयल सीड लेके आ रहे हैं जी। अब अच्छा पैसा किसानों को दे दीजिए, उनको MSP के तौर पे, वो धान उगाएंगे नहीं, और ये जो पोल्यूशन है वो तो वैसे भी नहीं होना है। उनको अच्छी मशीनें दे। मेरा एक और सवाल है विनोद जी, मैं वो सवाल आपसे जरूर करूंगी, लेकिन एक कॉलर भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार सर। जो आपके गेस्ट हैं बहुत ही डिटेल और वेरी अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं इसके ऊपर जी। मैं उनको थैंक्स कहना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन उनको दे रही है। ही लुक्स लाइक ही नोज व्हाट ही इज टॉकिंग जी। तो दूसरी बात जो है कि इस चीज का हमने
डीप रूट्स ढूंढना पड़ेगा। अच्छा, इसमें पॉलिटिक्स नहीं ढूंढना है, क्योंकि दिल्ली है, कैपिटल है। कैपिटल जो कंट्री के किसी का भी होता है हैज टू बी क्लीन, बिकॉज वहाँ सब एम्बेसी होती हैं, सब कंट्रीज की एम्बेसी होती हैं। तो फॉरेनर्स को क्या आप अपना रिप्रेजेंट बताएंगे कि इंडिया में क्या हो रहा है? फॉरेनर्स तो यही बात अपने न्यूज मीडिया में बताएंगे जब आप अपनी कंट्री में जाएंगे, इंडिया में ये हाल है, वहाँ सांस लेना मुश्किल है, बच्चे बेचारे उनकी लाइफ स्पैन जो कम हो रहा है, तो स्कूल बच्चों की पढ़ाई भी खराब हो रही है। मेरा मतलब मोदी जी को जो प्राइम मिनिस्टर है उनको इनिशिएट लेना चाहिए। कुछ पैसे जैसे 1500 करोड़ 2000 करोड़ जो हाईवे बना रहे हैं, ये और कर रहे हैं, और मरम्मत कर रहे हैं, कहीं और जगह लगा रहे हैं, इस जगह पे उन्होंने एफर्ट्स करना चाहिए। यहाँ पर उनको देखना चाहिए, पॉलिटिक्स नहीं है कि अगर आपकी सरकार है हम नहीं मदद करेंगे, ये खुद उनको देखना चाहिए कि ये पब्लिक सफर हो रही है। तो इसका वो बेनिफिट ले सकते हैं। बाकी जगह जहाँ गुजरात में इलेक्शन हो रही है, ये बता सकते हैं वहां पर भी आप सरकार ने कामयाब नहीं हुई, वहां पर हमने उनको हेल्प किया। दैट वुड बी प्लस पॉइंट फॉर देम। दैट्स इट। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच वालिया जी। यहाँ पर जो उन्होंने बात रखी है कि एक पर्टिकुलर ना एक कहीं जो फाइनेंशियल जो हेल्प है उसकी जरूरत है, और ये बात खुद भगवंत मान भी कहते हैं, आम आदमी पार्टी भी कहती है। लेकिन जब हम पोल्यूशन स्टैंडिंग कमेटी की बात करते तो वो कहते हैं कि सब चीजें हैं, लेकिन अंदर सिस्टम को सही ढंग से काम करने की एक कहीं वो आज़ादी नहीं है, या फिर वो उसे गंभीरता से ले नहीं रहा है। हम इस पर भी बात करेंगे जरूर, और इस पर भी जो जवाब है वो ढूंढने की कोशिश करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे रुक रहे हैं, तुरंत लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। दिल्ली की प्रदूषण की समस्या और मौजूदा हालातों पर आज बात हो रही है। प्रोफेसर विनोद चौधरी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्योंकि आप ग्रास रूट लेवल से ही किसानी गतिविधियों से अक्सर जुड़े रहते हैं और इसको लेकर आप जगह जगह ट्रैवल भी करते हैं, इस वक्त भी आप वही कर रहे हैं। एक बड़ा सीधा सा सादा सा सवाल है, मेरे ख्याल से ये हर बार ये हर एक का आम सवाल और उसका जो जवाब है उन्हें मिल ही जाता है, लेकिन क्योंकि जब हम पोल्यूशन की बात कर रहे हैं आज, और इसकी जिम्मेदार दिल्ली में यदि ऐसी स्थिति है तो इसको लेकर सब पराली को ही हम जिम्मेदार, पराली जलाने को ही जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि मानव निर्मित तमाम ऐसी चीज़ें हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कारों का इस्तेमाल होना, दूसरे शहरों से जो है बड़े बड़े ट्रकों की वहाँ पर एंट्री होना, ये तमाम चीज़ें भी हैं जो दिल्ली की प्रदूषण को लगातार हर साल इस मौसम में ख़राब करती ही हैं। लेकिन फिर भी ये सवाल आपसे भी ज़रूर, पराली क्यों जलाई जाती है? क्या इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है, और यदि है भी तो उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता है? देखिए, पहले तो पराली इतनी उगाई जाती है, सिंपल सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि इतना ज्यादा राइस क्यों उगा रहे हैं? जब हमारे पास राइस सरप्लस है तो हम किसी दूसरी फसल क्यों नहीं उगा रहे हैं? अच्छा। हर साल सरकार बताती है कि हमारे पास राइस सरप्लस है, कम उगाइए, पैडी नहीं उगाने के लिए वो दूसरा सब्सिडी वगैरह देने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस तरीके से काम नहीं होना है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि सरकारों को ये समझना पड़ेगा कि हमें एक विदाउट इफ एंड बट्स की पॉलिसी बनानी पड़ेगी, स्टेट पॉलिसी, जिसमें आप ये चीजें करेंगे और ये नहीं करेंगे, डूज एंड डोंट वेल डिफाइंड होनी चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आप चाहते हैं कि किसान ज्यादा ये धान ना उगाए, तो उसके बजाय आप जो भी किसान दूसरी फसलें उगा रहा है उसके ऊपर ज्यादा एमएसपी देना चालू कर दीजिए। जैसे मूंग, मोठ, चना, ग्वार, बाजरा, 50 फसल हैं जो किसान उगा सकते हैं। लेकिन हमने क्या किया, डाइवर्सिटी खत्म कर दी, फसलों से भी, इंसानों से भी, और उसके साथ साथ में हमारी प्लेट में जो खाना है वो भी एक जैसा होता जा रहा है। कारण सिंपल है कि हमने केवल 2 फसलों पे एमएसपी रखा हुआ है, बाकी फसलों पे नाम मात्र का एमएसपी बढ़ता है, और वो फिजिबल एमएसपी नहीं है, तो दूसरा नहीं उगा रहे हैं। उसके बाद में सपोज किसान ने उगा ही लिया है धान, तो उसका वो करे क्या? जो उसको पीरियड दिया गया है दूसरी फसल, जो अभी गेहूं की फसल लगेगी उसके लिए, वो मात्र 10-12 दिन का, 15 दिन से ज्यादा करना है, और उसी टाइम में सभी को एक साथ में पैडी सोइंग करनी है। और जो टेक्निक है पैडी सोइंग की, वो भी आउटडेटेड टेक्निक है, उससे बेटर टेक्नोलॉजी और टेक्निक आ चुकी है।
जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं जिसपे मैं भी रिसर्च कर रहा हूं, वो है पैराडॉक्सिकल एग्रीकल्चर या PQNK मॉडल। इस मॉडल पे अगर किसान खेती करते हैं तो ना तो उसको धान जलाने की जरूरत है, ट्रैक्टर भी 10 गुना कम इस्तेमाल होगा और पानी भी बहुत कम इस्तेमाल होगा। लेकिन सरकारें इतनी सीरियसली इन मॉडल को लेती नहीं है। हम लोग लिख के भी भेजते हैं तो उनको कोई सुनता नहीं है, हमें रिप्लाई में ईमेल प्रोफेसर साहब, क्योंकि जब हम सरकार की बात करते हैं तो 8 सूत्रीय एजेंडे की बात भी सामने आती है कि सरकार ने पराली निस्तारण को लेकर, क्योंकि इसके जलाने के बाद जो पोल्यूशन बढ़ता है उसको लेकर ही चिंता जताई जाती है। उन्होंने पराली निस्तारण, उसके सोल्यूशन के लिए एक 8 सूत्रीय एजेंडे पर भी काम किया है, लेकिन हम देखते हैं कि जमीनी तौर पर इसका असर अभी तक कोई दिखाई नहीं देता, जबकि ये बात 2016-2017 से कब से सामने आ रही है। लेकिन उसके बावजूद भी आंकड़े भी वही, स्थिति भी वही और पूरी सिचुएशन एक जस की तस है, कोई बदलाव नहीं। अगर हम मशीनों की भी बात करते हैं, जैसे आप तो कई एग्जांपल्स दे चुके हैं कि यदि उस टेक्निक का हम इस्तेमाल करें, वो तमाम टेक्निक्स भी उस एजेंडे में शामिल हैं, लेकिन फिर भी वो फिर दिखाई क्यों नहीं देती हैं? या फिर कुछ लगभग हम कहें कुछ किसानों तक की ऐसी जानकारी है और लोगों के पास नहीं है। किसान भी कहते हैं कि मशीनों का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो भी तो प्रदूषण होगा ही, क्योंकि उसमें भी तो डीजल का ही इस्तेमाल होगा, तो फिर हम करें तो करें क्या? इसी के लिए मैं बोल रहा था कि स्ट्रेट अवे एक अच्छी पॉलिसी की जरूरत है और उसमें सभी किस्म के साइंटिस्ट को आपको लेना पड़ेगा, टेक्नोलॉजिस्ट को भी लेना पड़ेगा, सोशल साइंटिस्ट मेरे जैसे लोगों को भी लेना पड़ेगा, उसके साथ में एग्रीकल्चरिस्ट को भी लेना पड़ेगा और किसानों को भी साथ में बैठाना पड़ेगा। अभी हो क्या रहा है कि ऐसी कमरों में बैठ के कुछ ब्यूरोक्रेट ये डिसाइड कर लेते हैं कि हम फलाना मशीन किसानों को दे देते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि उस मशीन का अगर एकड़ में जुताई करना है तो कम से कम 12 से 15 लीटर वो डीजल ले रही है। तो आपने एक तरफ तो थोड़ा पार्टिकुलेट मैटर 10 जो पराली कंट्रीब्यूट कर रही थी वो कम किया, दूसरा डीजल ज्यादा जला के आपने 2.5 जो सबसे खतरनाक वाला है उसको बढ़ा दिया। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि एक होलिस्टिक पॉलिसी तभी बनती है जब अच्छे साइंटिस्ट सभी किस्म के अलग अलग डोमेन से आने वाले जो अलग अलग लेवल पे काम कर रहे हैं उनको इकट्ठा करके बैठाएंगे, उसके साथ में उन लोगों को जिसको आप प्रॉब्लम मान के चल रहे हैं, किसानों को, उनको भी आपको साथ में बैठाना पड़ेगा, उनसे पूछना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए, कैसे चाहिए, कौन सी मशीनें चाहिए या कौन सी टूल टेक्निक पे आप खेती करना ज्यादा पसंद करेंगे। ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स हैं हमारे पास, ऐसा नहीं है कि हम टेक्नोलॉजी के मामले में या टेक्निक के मामले में हम बहुत ही पिछड़े हुए देश में आते हैं। दूसरा एक मैं और एग्जांपल आपको देना चाहूंगा, दिल्ली में आप जिस साइड से एंट्री कीजिए कूड़े के पहाड़ आपको नजर आते हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि आज तक हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी ही नहीं है जिसके बेसिस पे हम इस कूड़े को सेग्रीगेट करके खाद में तब्दील कर पाए? लेकिन सबसे गंदा कूड़ा इंडिया का है और उसमें भी सबसे गंदा कूड़ा है दिल्ली वालों का। और वो क्यों होता है? क्योंकि सेग्रीगेट करके नहीं आता है। अगर सेग्रीगेट करके आए तो पॉलीथीन सारा का सारा रिसाइकिल हो जाएगा और जो फूड वेस्ट है वो पूरा का पूरा खाद में तब्दील हो जाएगा, जो पेड़ पौधों के लिए सबसे अच्छी खाद बनेगी। लेकिन हर साल क्योंकि पैसे खाने होते हैं, हर साल उसके नाम पे बहुत सारा फंड रिलीज करना होता है कि हम पहाड़ को ऊंचा करेंगे, बेटर करेंगे, उसके ऊपर घास लगाएंगे और उसके नाम पे बहुत बड़ा पैसा आता है और उसको हजम करने के लिए इन टेक्निक्स का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। चंडीगढ़ में भी ऐसा ही होता है। बहुत सारी कंपनियां बोलती हैं कि हम फ्री में आपका कूड़ा खत्म कर देंगे, लेकिन उनको बिल्कुल भी भाव नहीं दिया जाता है क्योंकि कूड़े के बिजनेस में बहुत बड़ा प्रॉफिट है। उसके बाद में हर साल उसमें आग लगती है, हर साल उसमें बहुत सारा और चीजें होती हैं, सीपेज होता है जो ग्राउंड वाटर को बर्बाद करता है। तो ये जब पोल्यूशन होता है, जब आप कचरा जलाते हैं तो क्या वो पोल्यूशन नहीं है? और वो 24/7 चलता रहता है। उसके बाद में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर जो है वो है इंडस्ट्री और हमारे जो पावर प्रोड्यूस करने के लिए हमने कोल प्लांट लगाए हैं वो उनके ऊपर तो हम बात नहीं करते हैं। हम सीधा जाके जो बहुत ही टाइनी एक पोर्शन पैदा कर रहे हैं पोल्यूशन का, किसान, उनके ऊपर जाके बात करते हैं और वो भी पैदा कब कर रहे हैं? मात्र 10-12 दिन की विंडो। वही बात है ना, अब नगर निकाय के चुनाव भी आ रहे हैं। ये जो आपने कूड़े के पहाड़ की बात कही है, ये भी देखिए, ये मसला भी तभी उठा है जब वो चुनाव सामने आ रहे हैं, लेकिन उसके पहले या उसके बाद में इसको लेकर कभी कोई चर्चा होती ही नहीं है। स्थिति खराब होने के बाद ही हम चर्चाएं क्यों करते हैं? यही मेरे ख्याल से देश की सबसे बड़ी दिक्कत है। इस वक्त एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में।
धन्यवाद, और सबसे बड़ा धन्यवाद प्रोफेसर विनोद चौधरी जी का। बड़ी अच्छी तरह से तफसील में बहुत चीजें बताई। दिल्ली में 2 प्रॉब्लम जो है वो आज तक नहीं सॉल्व हुई, क्योंकि मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, सारी उम्र मैंने दिल्ली में गुजारी। हाँ जी। एक तो रेनी सीजन में सड़कों में पानी आना, मिंटर रोड का ब्रिज का डूब जाना, और ये एयर पोल्यूशन। अब देखिए वेस्टर्ली विंड्स हैं, और ये पराली जो जलाते हैं यही एक खाली कारण नहीं है। झुग्गी झोंपड़ी स्कीम में जहाँ के ईंधन के जगह में आप लकड़ी और गोबर जलाते हैं, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पॉकेट्स के अंदर है। ट्रांसपोर्टेशन जो हमारे दिल्ली में इंटरस्टेट बसेस इतनी आती हैं, ये सारी पोल्यूशन फैलाती हैं, क्योंकि डीजल ऑपरेटेड है, इनके पास कोई स्मोक चेकिंग वगैरह नहीं होती। अब पावर प्लांट्स जो हैं, थर्मल पावर प्लांट्स वगैरह में, उनकी चिमनियों में कंडेंसर यूनिट नहीं है, जो पीसीआई जो है डस्ट पार्टिकल इंडेक्स, उसको भी कंट्रोल करें। और फिर ये जो हम लोगों को क्लस्टर्स के अंदर ऐसी कॉलोनी में डाल देते हैं जहाँ के हमें वोटें चाहिए, क्योंकि अमीर लोगों की कॉलोनी और वहाँ पे वो वोट नहीं देते, और ये सारी चीजें क्रिएट करती हैं। अब पराली की बात करें, हमारे पास एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, वो क्या कर रही हैं? आज तक कोई सुझाव नहीं दिया। अब देखिए, या उन्हें शामिल किया नहीं जा रहा। जी, जैसे विनोद जी ने कहा कि अल्टरनेटिव ये है कि आप धान मत बीजिएगा, क्योंकि हम तो नॉर्थ इंडिया में चावल तो कंज्यूम ही नहीं करते जी। लेकिन इसका अल्टरनेटिव जो है, आप किसानों को बताएं, एक्सटेंशन सर्विसेज आपकी हैं, तो किसानों को दें कि भाई आप धान मत लगाएं, इससे आपका पानी भी लेवल बहुत नीचे जा रहा है, और आपकी जमीन जो है वो बंजर हो जाएगी कुछ सालों में। तो आपके बच्चे या जो ग्रैंड चिल्ड्रन आएंगे वो क्या खाएंगे, क्या उगाएंगे? अब देखिए, अब पराली की जो मेन चीज है, जो डिस्कशन चलती है, तो क्या हमारे विशेषज्ञों को मालूम नहीं है कि पराली के क्या उपाय हैं? इससे आप हरियाणा में बेल्स बनाते हैं, मशीनें आपके पास दी हुई हैं, आप वो मशीनें पंजाब में किराए पे दीजिएगा, 1 एकड़ 1 घंटे में साफ कर देती है, बेल बना के दे देती है। अच्छा, पराली के आप स्ट्रॉ बॉटल्स बनाते हैं, ट्यूबें बन जाती हैं, जो कि कंस्ट्रक्शन में काम आती है और सब जगह इस्तेमाल हो सकती है। वाटर फ्लो, डर्ट को ये कंट्रोल करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जगह जगह में आजकल वर्मी कंपोस्ट बन रहा है, जो कि नेचुरल खाद है और वो बहुत काम आ रही है, उसके कवर करने में भी आती है। तो आप उन लोगों वहां पे क्यों नहीं इस्तेमाल करते? तो दूसरी बात यह है कि आप जो डेंसिटी है उसको कंट्रोल करिएगा। दिल्ली में तो हर आदमी आता है, क्योंकि हर आदमी को कमाने के लिए कुछ न कुछ देती है। अब कानपुर इलाके में चले जाइएगा, आपको मिलेगी। दिल्ली में आप अनंत पर्वत में जाइए, इंडस्ट्री इतनी भरी पड़ी है रेजिडेंशियल एरिया में, कीर्ति नगर में। ये जो प्लानिंग है यही गलत है। आपने रेजिडेंशियल एरिया में इंडस्ट्री क्यों लगाई? आपको ये सब चीजें बाहर रखनी चाहिए, दिल्ली से बाहर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। विस्तृत दिशा निर्देशों, हालांकि आलूवालिया जी काफ़ी समय तक दिल्ली में रहे हैं, तो हर वहाँ पे जो तमाम सिचुएशंस रही हैं और अभी की सिचुएशन से उससे एकदम वो पूरे उनके संज्ञान में हैं तमाम चीज़ें। कुल मिलाकर हम उनकी बात का ये मतलब निकाल सकते हैं कि दिशा निर्देशों को लागू करने के लिए हमारे पास दक्षता बढ़ाने का कोई एक्चुअल सिस्टम नहीं बन पाया है, क्योंकि यही वजह है कि ग्रीन रिकवरी हो और वित्तीय रणनीति हो। इसके बारे में हम सोच नहीं रहे, लेकिन इसके बारे में अगर सोचना शुरू कर दिया तो सिचुएशन को कई हद तक हम खत्म कर सकते हैं। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्ट्रीट टॉक और प्रोफेसर विनोद चौधरी जी का भी हम स्वागत करना चाहेंगे। सर, जो इससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए थे आलूवालिया जी, उन्होंने रिसाइकल मटेरियल यूनिट्स की बात की कि हम इनका इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं। हालांकि ये एक हम कहेंगे नई चीज़ तो है नहीं, इसके बारे में चर्चाएं भी होती हैं। जब हम 1981 के एयर पोल्यूशन एक्ट की बात करते हैं तो इसको लेकर भी बात हमेशा छिड़ती ही है। और ऐसा नहीं है कि दिल्ली में ऐसी इकाइयां हैं नहीं, यूनिट्स हैं नहीं, इस्तेमाल भी होता है। लेकिन कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि बाजार जो है इनका, जो कहे ना एक प्रॉपर जो एक मार्केट होती है जिसकी चर्चा खुद अरविंद केजरीवाल भी कई बार कर चुके हैं, वो एक मार्केट उपलब्ध नहीं है। फिर ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि जो एक रियल बाधा है, जो एक एक्चुअल बाधा है, प्रॉब्लम है, हम उसको ही फाइंड आउट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। यहां पर दिक्कत क्या है? देखिए, दो मसले हैं जिनको आपको एक साथ में डील करना पड़ेगा। एक चीज ये है कि जो सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन है उनको आप आइडेंटिफाई कीजिए और हर जहां से पॉल्यूशन आ रहा है उस हर एवेन्यू को धीरे धीरे कंट्रोल या खत्म करने की कोशिश कीजिए। दूसरी तरफ आपको ज्यादा से ज्यादा कार्बन सिंक करने के लिए टेक्निक ढूंढनी पड़ेगी। जैसे मैं बोल रहा था कि बांस के पौधे लगाएं जिससे किसानों की आमदनी भी बढ़े और उसके अलावा उनको जो कार्बन सिंक है वो भी बड़े लेवल पे हो और बदले में ऑक्सीजन भी छोड़ी जाए। तीसरा, जो हमारे कॉलर बोल रहे थे कि यहाँ पे अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है और इंडस्ट्री भी दिल्ली के अंदर है, वो सही बात है। इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा पोल्यूटेंट्स है जो हमेशा 12 मास ही वो पॉल्यूशन फैलाता है, लेकिन इंडस्ट्री के बगैर भी हम नहीं चल सकते हैं। तो उसको हम ग्रीन ईंधन पे डाल सकते हैं, एक हरित ईंधन के ऊपर, जैसे हम सोलर प्लेट उनको दे सकते हैं, बिजली बनाने के दूसरे टेक्निक हम खोज सकते हैं। इसके बाद में उन्होंने एक बात कहा कि पराली के प्रबंधन को लेके। देखिए, मुझे लग रहा है पर्सनल लेवल पे, जितना मैं रिसर्च करता हूँ, घूमता हूँ आसपास में, पराली इतना बड़ा मुद्दा अभी नहीं बचा है जितना उसको बनाया जा रहा है। वो पराली इसलिए मुद्दा बनता है क्योंकि ये पॉल्यूशन विजिबल हो जाता है। पराली की वजह से पॉल्यूशन पहले ही था, लेकिन वो क्रिस्टल क्लियर हो जाता है कि यहाँ पे पॉल्यूशन। तो पराली का क्या हो सकता है? पराली के अभी हमारे कुछ दोस्त हैं जो इसके ऊपर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसकी पैलेट्स बना के बेच रहे हैं। पराली की जो स्ट्रॉ है उसका सीएनजी बन सकता है और वो बना भी रहे हैं। पराली से बहुत सारे ऐसे पैकिंग मटेरियल से लेके बहुत कुछ बनाया जा सकता है जो बन भी रहा है, लेकिन उतने बड़े लेवल पे नहीं हो रहा है क्योंकि उसमें सरकारों की सब्सिडी और जो स्कीम्स हैं वो क्लियर नहीं है। सरकार क्या करती है कि एक प्लेटफॉर्म नहीं देती है जहां पे उद्यमी और किसान आके एक जगह बैठे बात करें और फाइनल सॉल्यूशन की तरफ जाएं। वो इतनी सारी पौच स्कीमें निकाल देती हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग मिनिस्ट्री से, ज्यादातर के बारे में किसी को पता ही नहीं लगता है कि कब स्कीम आई, कब चलेगी। बिल्कुल दुर्भाग्य है ये। हाँ विनोद जी, ये बिल्कुल अब इसी पर से मुझे याद आया कि अभी जब ये सर्वेज अभी आ रहे हैं, ये डेटास वगैरह आ रहे हैं, तो ये बड़ी अचरज वाली बात लगी कि जब ये सुनने को आया है, ये पढ़ने को आता है कि सरकारों द्वारा ही जो एक समितियां गठित की गई हैं इस पोल्यूशन को चेक करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए, खुद सेंट्रल मॉनिटरिंग कमेटी के मेंबर्स, खुद लोकल लेवल मॉनिटरिंग कमेटियों के जो मेंबर्स हैं, वो कहते हैं कि कुछ कारणों से वो देख ही नहीं पा रहे हैं। वो कारण क्या है? क्या कह सकते हैं वो कारण? क्या एक पॉलिटिकल प्रेशर, वो जो कुछ कारण है उनकी वजह से वो देख ही नहीं पा रहे हैं कि हम क्या काम कर रहे हैं पोल्यूशन को लेकर? तो इससे बड़ी और बात और क्या हो सकती है? मैं इसमें एक और चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा कि नेताओं का काम है कि अपना वोट की राजनीति को सेटल करना है, उससे ज्यादा वो ज्यादा सोचते नहीं। एक इलेक्शन जीतने के बाद अगले इलेक्शन के बारे में सोचते हैं। लेकिन पॉल्यूशन एक ऐसा दानव है जो हमारी जिंदगी को 7 से 10 साल कम कर रहा है। चंडीगढ़ में दिल्ली में रहने वाला हर इंसान ये मानिए कि हर रोज 15 से 20 सिगरेट पी रहा है, और वो छोटे बच्चों से लेके बुजुर्गों तक, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, वो भी इतना ही पॉल्यूशन कम से कम कंज्यूम कर रही हैं। तो हम अपने आने वाली पीढ़ी को लगभग इतना कमजोर कर रहे हैं कि उनकी इम्यूनिटी बचेगी नहीं और कोरोना जैसे छोटे मोटे वायरस आएंगे और उनसे बड़ी संख्या में मौतें होने की चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके लिए करना क्या है कि आपको पॉल्यूशन होने वाले महीने नवंबर और दिसंबर में नहीं जागना है, आपको साल भर जागना पड़ेगा। उसके लिए आपको पॉलिसी बनानी पड़ेगी, उसके लिए आपको क्लियर कट डूज एंड डोंट बनाने पड़ेंगे,
उसके लिए आपको जो पर्सनल गाड़ियां हैं वो घटानी पड़ेगी। उसको घटाने के लिए आपको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को सस्ता रखना पड़ेगा और सुलभ रखना पड़ेगा, हर जगह पे कनेक्टिविटी देनी पड़ेगी। आप देखिए कि रेलवे के किराए बढ़ते जा रहे हैं, धीरे धीरे जो रेल में सफर करने वाले लोग थे वो हवाई जहाज में शिफ्ट हो रहे हैं। हवाई जहाज का इतना बड़ा पॉल्यूशन है, उसकी कोई बात नहीं करता है, क्योंकि उसमें केवल अमीर लोग जाते हैं, तो इसलिए हम उसको पॉल्यूशन के तौर पे कंसिडर नहीं करेंगे, जबकि वो आपकी जो ओजोन की लेयर्स है उस तक को डिस्ट्रॉय कर रहा है। लेकिन हम हजारों जो हवाई जहाज यहाँ पे आ जा रही हैं उनके बारे में डिस्कस नहीं करते हैं। दूसरा, जो रिलायबिलिटी ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, कोरोना के टाइम में भी हमने देखा कि लोगों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अचानक से बंद कर दिया गया। उसके बाद में एक नया ट्रेंड चला कि गाड़ियां बहुत ज्यादा बिकनी चालू होगी। दूसरी तरफ एक पॉलिसी बनी कि हम 10 से 15 साल पुरानी गाड़ियां बैन कर देंगे, जो कि निहायत ही गलत पॉलिसी है। आपको लग रहा है कि इससे पोल्यूशन कम हो जाएगा? नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? आप क्या कर रहे हैं, एक तो बहुत बड़ा रिसोर्स जो आपके पास ऑलरेडी था उसको स्क्रैप में तब्दील कर रहे हैं, जो अपने आप में एक पॉल्यूशन है। दूसरी तरफ नई गाड़ियां बन रही हैं, क्या वो विदाउट पॉल्यूशन बन जाती है? तीसरा, आपको व्हीकल आपका कितना पुराना है वो नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि क्या वो पॉल्यूशन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आप उसमें ऐसे फिट करवा सकते हैं, उसको इलेक्ट्रिक व्हीकल में तब्दील करवा सकते हैं। तो हमारी पॉलिसियां, ऐसा लग रहा है मुझे कई बार कि बेबुद्धि के लोग बैठ के बना रहे हैं। क्यों? वो सारे फैक्टर को कंसिडर नहीं करते, वो सारा गला जनता का ही क्यों दबाते हैं? जब प्रॉफिट का मामला हो, गाड़ियां बेच के प्रॉफिट तो बनाएंगी कंपनियां, लेकिन जो गरीब आदमी एक पुरानी गाड़ी खरीद के अपना घर चला सकता था या कुछ काम कर सकता था, उसके लिए पॉसिबिलिटी खत्म कर दी कि वो 10 साल पुराना व्हीकल खरीद ही नहीं सकता है, उसको जंकयार्ड में तब्दील कर देंगे। तो ऐसी घटिया पॉलिसी जिसकी वजह से एक तरफ माइनिंग बढ़ेगा, दूसरी तरफ नई गाड़ियां सड़क पे आएंगी, और आपने जो अनरिलायबल पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बना दिया कोरोना के बाद में भी खासकर, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो औकात में नहीं है किसी के या अफोर्ड नहीं कर सकता, वो भी गाड़ी खरीदने पर मजबूर हो रहा है। तो आपको सभी चीज कंसिडर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप 9 दिसंबर के महीने में उठे और बोले कि पॉल्यूशन हो रहा है, ये सारे साल भर होता है। बिल्कुल, मैं समझ सकती हूँ सर आपकी बात से कि सरकार को कहीं ना कहीं समझने की जरूरत है कि भले ही हमारे पास किल्लत है, लेकिन फिर भी हमें समाधान तो देना ही होगा, और वो आपको ही देना होगा। हमारे पास नॉलेज है, डेटा है, लेकिन उसके बाद भी अगर मुश्किल का हल हम नहीं निकाल पा रहे हैं तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। मुख्य समस्या शायद यही कि हमारे पास वो तंत्र ही नहीं जिससे हम समाधान दे सकें। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी हमसे जुड़ने के लिए, प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे कॉलर्स भी आपको काफ़ी पसंद करते हैं और इसीलिए हर बार ऐसे मुद्दों को लेकर हम आपको अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, और एक बार फिर से हम आपका धन्यवाद करना चाहेंगे अपना समय हमें देने के लिए। आखिर में एक बात कहना चाहूंगा कि हमारी जो पॉलिसीज है वो पीपल सेंट्रिक होना चाहिए। अभी तक जो भी पॉलिसी बन रही है वो लोगों के लिए नहीं हो रहा है, वो किसी पर्टिकुलर कॉर्पोरेट्स को फायदा पहुंचाने के लिए हो रहा है। जैसे कारों वाला मैंने एग्जाम्पल। जी जी बिल्कुल। तो इसीलिए लोगों के लिए पॉलिसी बनेगी तब साफ सुथरा हवा में सांस ले पाएंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो इसी के साथ इजाजत भी लेंगे प्रोग्राम में आज के लिए, फिलहाल इतना ही, लेकिन फीडबैक देना ना भूलिए info@justbroadcasting.com पर। इजाजत लेंगे, नमस्कार।